हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी किसको कहते हैं? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं जो जब इंफ्रारेड रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है टू स्टडी द प्रॉपर्टीज, तो इसको बोलते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जब इंफ्रारेड रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है फॉर द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज के लिए हम लोग जब स्टडी करते हैं उसको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं या फिर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। सो द इंटरेक्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, आईआर रेडिएशन मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन विथ मैटर टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, किसके लिए? स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इज कॉल्ड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों कहा जाता है? बिकॉज मतलब यहाँ पर इंफ्रारेड रेडिएशन ही यूज होता है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी डिटरमाइन करने के लिए इंफ्रारेड रेडिएशन यूज किया जाता है, इसीलिए इसको इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। इंफ्रारेड रेडिएशन नेम बिकॉज spectroscopy is observed only when infrared radiation falls on matter. So जब infrared radiation falls on the matter for study of spectroscopy, then it is called infrared spectroscopy. तो इसका रेंज क्या है? The frequency of infrared radiation is 3 into 10 to the power 12 to 3 into 10 to the power 14 हर्ट्ज होता है। तो इस फ्रीक्वेंसी में इंफ्रारेड रेडिएशन वर्क करता है। When infrared radiation falls on a sample, इट कॉजेज वाइब्रेशन ऑफ बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल्स। जब इंफ्रारेड पड़ता है मॉलिक्यूल के ऊपर, तो वहाँ पे जो मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड्स है उसका वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। और जो वाइब्रेशन शुरू होता है उस इन द मॉलिक्यूल, जो उसके मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, जो बॉन्ड्स प्रेजेंट है उसमें, जैसे आप लोग को पता है कि डबल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। ऐसे जैसे आपको पता है ये सब बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड में वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा। तो वाइब्रेशन कैसे होगा? आप इधर देखिए वाइब्रेशन कैसे हो सकता है। ऐसे एक वागिंग टाइप का वाइब्रेशन है, मतलब दोनों एक तरफ इस तरफ वागिंग करेंगे दो बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे ट्विस्टिंग हो सकता है बॉन्ड का, इस तरह जो मॉलिक्यूल है, ये तो सेंट्रल एटम है, ये सेंट्रल एटम है, और दो मॉलिक्यूल इधर, दो एटम इधर है, तो ट्विस्ट करेंगे, ठीक है, ट्विस्टिंग हो सकता है। या फिर सीजरिंग भी ऐसा हो सकता है। सीजरिंग, यहाँ पे दो एटम है जो सीजरिंग एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, सीजरिंग। तो इस टाइप सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, मतलब इक्वल स्ट्रेच होगा सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। तो मतलब सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो सकता है, सीजरिंग हो सकता है। तो मतलब इसका जो वाइब्रेशन होता है शुरू हो जाता है। तो जब ये इंफ्रारेड रेडिएशन ऑब्जर्व कर लेता है, तो इसमें जो बॉन्ड है, बॉन्ड का वाइब्रेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग मतलब जैसे हम लोग पढ़े थे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें बॉन्ड में जो जो डाइपोल मॉलिक्यूल था वो घूमना शुरू करता है। इस तरह यहाँ पे भी वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइब्रेशन में भी बट वाइब्रेशन शुरू होता है। और स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, मास ऑफ एटम एंड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। तो ये जो बॉन्ड वाइब्रेशन होता है किस पर डिपेंड करता है? कितना फ्रिक्वेंसी एनर्जी जरूरत है। तो ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ एटम ऊपर, टाइप ऑफ एटम्स के ऊपर, किस टाइप का एटम है, किस टाइप का अरेंजमेंट है, कितना स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना एनर्जी ज़रूरत है। तो जितना हायर स्ट्रेंथ होगा तो हायर एनर्जी ज़रूरत होगा। तो द एनर्जी और फ्रीक्वेंसी दैट कॉजेज बॉन्ड वाइब्रेशन डिपेंड्स, किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड में कितना स्ट्रेंथ है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। मास ऑफ एटम, कितना मास है, और अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, कैसे अरेंज हुआ है एटम, एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह का एनर्जी, कितना एनर्जी जरूरत है, ठीक है। एंड इट इम्प्लाइज हायर द बॉन्ड स्ट्रेंथ द ग्रेटर इज द फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड। सो जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा उससे उतना ज़्यादा एनर्जी जरूरत होगा। तो जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा उतना ज़्यादा आपका एनर्जी जरूरत होगा। और कितना होगा द ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी।
तो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर कितना होगा, कितना फ्रीक्वेंसी में आना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा लगेगा ट्रिपल बॉन्ड में, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड। तो डिपेंड्स अपॉन द बॉन्ड ऑर्डर, जैसे बॉन्ड ऑर्डर है उसी का हिसाब से फ्रीक्वेंसी लगेगा। ऑल मॉलिक्यूल्स डू नॉट absorb infrared radiation. The absorption takes place according to the following rules. मतलब जितने सारा मॉलिक्यूल सब मॉलिक्यूल ऑब्जर्व नहीं करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन, बट कुछ मॉलिक्यूल ऑब्जर्व करते हैं। वो कैसे ऑब्जर्व करते हैं, ये एक रूल के हिसाब से चलता है। पहला रूल, देयर शुड बी चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मतलब जब कौन सा कहाँ पे ऑब्जर्वेशन होगा, जब देयर इज ए चेंज इन मैग्नीट्यूड और चेंज इन डायरेक्शन, तब ऑब्जर्वेशन होता है इंफ्रारेड रेडिएशन। तो देयर शुड बी चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। जो डाइपोल मोमेंट हो रहा है, मतलब जब लाइट फॉल करके देयर शुड बी चेंज। सो अगर चेंज होगा तभी चेंज इन स्ट्रेचिंग, देयर शुड बी चेंज इन डाइपोल मोमेंट ऑन स्ट्रेचिंग। सो दिस क्रिएट्स ऑसिलेशंस ऑफ द डाइपोल मोमेंट। सो मतलब जब चेंज हो जाएगा इसका जो डाइपोल मोमेंट और उसका स्ट्रेचिंग जब चेंज हो जाएगा, स्ट्रेचिंग मतलब मैंने बताया था स्ट्रेचिंग कैसे होता है। ये एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एटम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल स्ट्रेच होगा ऐसे, इस तरफ स्ट्रेच होगा, इस तरफ सो स्ट्रेचिंग होगा। सो स्ट्रेचिंग ऐसे होता है, और साथ में डाइपोल मोमेंट घूमता है, ऐसे घूमता है, प्लस स्ट्रेचिंग भी होता है जब एनर्जी गिरता है। सो जब स्ट्रेचिंग होगा डाइपोल मोमेंट का, डाइपोल मॉलिक्यूल का एंड ऑल्सो डाइपोल मोमेंट में, तब इसका एनर्जी देयर इज ए चेंज इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का, जो डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का, देयर विल बी चेंज in the magnitude direction. So this creates oscillations of the dipole moment and transfer of infrared radiation. This creates oscillations of the dipole moment and transfer of infrared radiation. In homonuclear molecules, जब homonuclear molecule होता है उसमें कोई ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि there is no change in the dipole moment, क्योंकि वहाँ पे कोई dipole moment चेंज नहीं होता है और नो स्ट्रेचिंग होता है, स्ट्रेचिंग भी नहीं होता है। तो इसीलिए सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड इंफ्रारेड इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स। इंफ्रारेड इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेचिंग ऑफ हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल कॉजेस चेंज इन डाइपोल मोमेंट। सो स्ट्रेचिंग ऑफ हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब ए बी टाइप हेटेरोएटॉमिक, HCl, ठीक है, HF, ये सब हेटेरोएटॉमिक है, मतलब दो अलग अलग टाइप का एटम है। तो इस टाइप में ये हेटेरोएटॉमिक है, हेटेरोएटॉमिक। तो इस टाइप का मॉलिक्यूल में क्या होगा, स्ट्रेचिंग होगा एंड डाइपोल मोमेंट में चेंज होगा, एंड इसको क्या बोला जाएगा, इसको इंफ्रारेड एक्टिव मॉलिक्यूल कहा जाएगा। इंफ्रारेड एक्टिव, दीज आर इंफ्रारेड एक्टिव मॉलिक्यूल्स। और नेक्स्ट पॉइंट, absorption of infrared takes place when there is a change in vibrational energy level. So इंफ्रारेड रेडिएशन कब ऑब्जर्व होता है, कब इसका स्पेक्ट्रोस्कोपी हमको देखने को मिलता है, जब इसका चेंज इन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होगा, उसके बाद ही आपको इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलेगा। जब इसका चेंज इन वाइब्रेशनल एनर्जी होगा तभी आपको इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलेगा। और कितने मात्रा में होना चाहिए, डेल्टा एक्स शुड बी ±1 यूनिट, मतलब 1 यूनिट में होना चाहिए। सिंस द मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन ए ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड लेवल, सो जैसे मतलब हर मॉलिक्यूल ग्राउंड लेवल में रहता है, तो मोस्ट कॉमन वाइब्रेशन होता है V0 to V1। तो V0 to V1 होता है कॉमन वाइब्रेशन। सो मतलब कॉमन वाइब्रेशन सबका V0 से V1 होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल स्टेट इन द ग्राउंड लेवल। सो जब ये ग्राउंड लेवल में रहते हैं तो कॉमन वाइब्रेशन होता है V0 to V1, ये एटलीस्ट मिनिमम वाइब्रेशन होता है। जब यहाँ पे हम लोग देखें कि सब मोस्ट कॉमन वाइब्रेशन कहाँ से कहाँ तक होता है, V0 से V1 होता है, V0 से V1। तो ई वाइब्रेशन इक्वल टू कितना होगा, एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन इक्वल V + 1/2 होल इंटू H प्लस ओमेगा, सॉरी V + 1/2 H इंटू ओमेगा ऑसिलेशन, ओमेगा ऑसिलेशन। सो ऑसिलेशन का ओमेगा आपको मल्टीप्लाई करें। और एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन
इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ द रोटेशन। सो एनर्जी ऑफ द वाइब्रेशन एनर्जी ऑफ रोटेशन से सबसे हर वक्त ज़्यादा होता है। क्या क्या एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन क्या क्या है? टू डिस्टिंग्विश द ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो जितने सारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं। उसके बाद टू एनालाइज द सर्फेसेस ऑफ सॉलिड, और सॉलिड सरफेस को एनालिसिस करने के लिए, सॉलिड सरफेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड सरफेस है, सो उसको एनालिसिस करने में ये काम में आता है। टू डिटेक्ट द फंक्शनल ग्रुप, सो फंक्शनल ग्रुप जैसे आपका अल्कोहल हुआ, एल्डेहाइड हुआ, फंक्शनल ग्रुप, टू डिटेक्ट द फंक्शनल ग्रुप ये यूज किया जाता है। सो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी तो इस चीज़ में ज़्यादा यूज होता है। तो आप अभी आप आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी समझ गए, तो इसको सब लोगों को शेयर कीजिए और आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।